शिखर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, तो 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो आइए हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल में है। तो 23 आर्टिकल क्या कहता है हमारा कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर रोक। मतलब कोई भी इंसान जो है किसी को बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रख सकता। मतलब इसका कोई जबरदस्ती आपसे कोई भी कार्य नहीं करवा सकता, ना कि मारपीट के आपसे कोई काम करवाया जा सकता है। अगर आपसे कोई ऐसा कराता है तो आप आर्टिकल 23 में ये प्रावधान है कि आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद। इसमें कहा गया है कि जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में या जैसे होटलों पे छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हैं, तो ये सब बिल्कुल रोक है। किसके? अनुच्छेद 24 के। अगर आपसे ऐसा कोई करता है तो आप इसकी अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपसे कोई ऐसा कार्य करवाता है तो। ठीक है, फिर इसमें इसके लिए सरकार द्वारा कुछ जो है वो बनाए गए हैं बाल श्रम समाधान के रूप में। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। आर्टिकल 20A में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा ये है अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है ये मिड डे मील योजना, जो बच्चों को क्या कहते हैं, सरकारी जो बच्चे होते हैं उनको जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो ये मिड डे मील योजना के तहत ही कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा हमारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम। ठीक, चौथा आता है हमारा रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो जिसमें मनरेगा जो होता है, जिसमें जो जिनके पास नौकरी नहीं होती, जिनको कार्य दिया जाता है और उसका एक दिन का पैसा उनको मिलता है इसके तहत। तो ये सरकार द्वारा कुछ स्कीम चलाई गई है हमारी। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 में क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस धर्म को अपनाइए। ठीक है, इसके लिए और आचरण करिए और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है कि आप जैसे हिंदू हैं तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 26 में क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। मतलब जैसे जो भी रामायण होते हैं या कोई भी जो होता है रामायण कथा या कोई भी जो भी धार्मिक रूप से जो कार्यक्रम होते हैं उसको आपको करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि आप ये चीज कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों में संदाय मतलब होता है चंदा। ठीक है, के बारे में स्वतंत्रता। मतलब अगर आपसे कोई भी चंदा मांगने आता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको दीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत दीजिए। इस चीज की हमें स्वतंत्रता है कि आपको कोई भी मतलब फोर्स नहीं कर सकता कि आपको आपको कर या चंदा देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब ये इसमें बोला गया है कि जो भी धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आप किसी भी, आप हिंदू हैं, अगर आप सिख या ईसाई की कोई भी धार्मिक जो है शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है अनुच्छेद 28 के तहत। अब आते हैं हम लोग, 5th पॉइंट हमारा है
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है। इसमें एक नोट है कि केंद्र सरकार ने 6 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। जैसे जब हमारा राज्यों का गठन हो रहा था तो भारत भाषा के आधार पे हो रहा था, ना कि समुदाय के आधार पे। इसीलिए जो केंद्र सरकार ने 6 समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया। अल्पसंख्यक मतलब कम होना, जिनकी संख्या मतलब जिस धर्म की संख्या कम होती है उनको एक संरक्षण प्राप्त किया, प्रदान करना। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? पहले है मुस्लिम, ठीक है, दूसरे हैं ईसाई, तीसरे हैं सिख, फिर है बौद्ध, फिर जैन और फिर पारसी। इन 6 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें इन 6 समुदायों के मतलब संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है। ठीक, आर्टिकल 29 में क्या कहा गया? भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के प्रत्येक ऐसे वर्ग जिसकी अपनी एक विशेष भाषा या लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार। मतलब जैसे हमारी जो लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि है, ठीक है, और जो बौद्ध की लिपि है, इन लोगों की पाली, ठीक है, पाली लिपि, बौद्धों की और जैन की पाली लिपि होती है। तो मतलब अब इन लोगों की संख्या जो है कम होती जा रही है। जैसे बौद्धों, जैन, इन सब की संख्या बहुत कम होती जा रही है भारत में। तो इनके मतलब इनके संरक्षण के लिए और इनकी भाषा और संस्कृत और लिपि को बनाए रखने का इसमें अधिकार है कि आप क्या कहते हैं, बौद्ध की लिपि और जो है जैन, फारसी, इनकी भाषा और इनकी संस्कृत बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 30 में क्या कहा जाता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो मतलब ये 6 समुदाय हैं, उनको अपनी शिक्षा जो संस्थान है उसकी स्थापना करना आर्टिकल 30 में दिया गया है। जो मदरसे, मुस्लिम की जो पढ़ाई होती है वो मदरसों में होती है। तो जो मदरसा की स्थापना होती है, मतलब जो शिक्षक खोले जाते हैं स्कूल, वो आर्टिकल 30 के अनुसार कि इनके जो मुस्लिम लोग हैं उनको क्या कहते हैं, अपनी लिपि, अपनी शिक्षा मतलब बनाए रखने का अधिकार होता है। तो इसमें उसकी बात की गई है। बौद्ध लोग अपना मतलब क्या कहते हैं, स्कूल खोल के जो बौद्ध हैं उनको अपनी शिक्षा दे सकते हैं। जो मुसलमान हैं वो अपनी क्या कहते हैं, संस्थान खोलकर मुस्लिम धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 30 में। अब आता है हमारा संवैधानिक। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जब मौलिक अधिकार 7 थे लेकिन वर्तमान में अब 6 हो गए हैं, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है। जब मैं स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रही थी तो उसमें जो 7वां पॉइंट था वो भी संपत्ति से रिलेटेड था, उसको भी हटाकर जो है 300 का में कर दिया गया है। जो आर्टिकल 31 है, यहाँ नोट कर लीजिए, जो आर्टिकल 31 है वो भी संपत्ति का अधिकार है। यहाँ ऊपर लिख लीजिए, जो आर्टिकल 31 है वो संपत्ति का अधिकार है। इसको हटा के 300 का में कर दिया गया है। ये मौलिक अधिकार से अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अब आता है हमारा 6 पॉइंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन करता है तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसका प्रावधान किया गया है हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। ठीक है, अब इसमें जो है भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर आपसे पूरा पूछा जाए पेपर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की
आत्मा किसको कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। और आपसे अगर सिर्फ ये पूछा जाए संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, अगर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ जाता है तो आर्टिकल 32 को माना जाएगा संविधान की आत्मा। और अगर उसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत गलतियां होती हैं इसमें। अब इसमें जब भी कोई भी व्यक्ति जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, तो कौन कौन सी, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि आप अगर जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी आरोप में लाया गया है तो वो 24 घंटे जेल में रख सकते हैं, उसके बाद आपको जो जज के सामने उसको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, उसके बाद परमादेश। परमादेश मतलब आदेश देना, किसी भी मतलब जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं या संस्थान होती हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश देता। अगर ये लोग अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो इस पर वो आदेश देता। जैसे कोई भी पेपर हुआ, किसी भी आयोग से हमारा पेपर हुआ, जो भी मतलब कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या कुछ भी मतलब इस रिलेटेड, तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इसी के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है परिच्छेद, मतलब रोकना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निम्न जो न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको रोकती है। जैसे कोई भी किसी भी केस की फाइल हो या कुछ भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अपने पास मतलब ट्रांसफर करने के लिए कह सकती है। फिर आता है हमारा उत्प्रेक्षण, मतलब इसका मतलब होता है सूचना देना। फिर आता है हमारा अधिकार प्रेक्षण। अधिकार प्रेक्षण में ये आता है कि जैसे भी फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी अपराध होता है, ठीक है, तो वो किसी और थाना क्षेत्र में लगता है। अगर कोई और थाना क्षेत्र जो है आगे उस पर इंटरफेयर करने लगे, तो इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्या कहते हैं, वो आदेश अधिकार ये पूछता है उनसे कि आप किस बेसिस पे जो है आप इस पे इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 33 और 34 और 35 ये सेना को विशेष रूप से दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने आज भाग 3 मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब